तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज मैथ में फिर से एक नए टॉपिक पे आ गए हैं जिसका नाम है सर्किल एंड साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इसका पहले मतलब समझ लो, आपके लिए ये नया है। आप सर्किल के बारे में जानते हो लेकिन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में नहीं जानते हो। तो सर्किल यानी कि वृत्त, थोड़ा सा हम इसके बारे में बता देंगे अभी तो और अच्छे से आ जाएगा। और चक्रीय चतुर्भुज क्या है, ये नया चीज है। दोनों को हम लोग जानेंगे, फिर इसके बाद में जो इसमें प्रमेय है उनको भी हम लोग करेंगे। तो पहले इंट्रोडक्शन टाइप में आज हम लोग जान लेते हैं। वृत्त के बारे में आपको पता है, वृत्त कैसी संरचना होती है? हाँ, इसकी डिफिनीशन बताई थी मैंने। किसी एक स्थिर बिंदु से, मान लीजिए ये एक स्थिर बिंदु है, ठीक है, फिक्स बिंदु, इससे समान दूरी पर, कितनी दूरी पर? समान दूरी पर। जैसे मान लीजिए यहां से यहां तक की दूरी अगर मान लीजिए ये 10 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर ये, फिर चाहे जहां पर रखें, यहां पे रखें तो, यहां पे रखें तो, यहां पे रखें तो, यहां पे रखें तो, हर जगह पर चारों तरफ अगर हम रखते जाएं बिंदु 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 बिंदु। अभी हमने ऐसा एक वृत्त बना दिया है, लेकिन कायदे से ये वृत्त जो है कैसे बना होगा अगर इसकी हम संकल्पना करना चाहें तो वृत्त जो है कहा जाता है कि किसी स्थिर बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ होता है। जैसे मान लीजिए ये हमारा एक स्थिर बिंदु है, मान लो ये हमारा गोला प्रकार है। अगर हम इस स्थिर बिंदु से समान दूरी पर बिंदु रखते जाएं, एक बिंदु, दो, तीन, 4, 5, 6 ऐसे रखते चले जाएं, ढेर सारे बिंदु, ठीक है, ढेर सारे बिंदु रखते चले जाएं। इधर भी भाई, इधर से, अब उतना गोल नहीं बनेगा हमसे क्योंकि गोला प्रकार नहीं है, तो हमने ऐसे बिंदु बिंदु रख दिए है ना। तो किसी स्थिर बिंदु से समान दूरी पर, दूरी तो समान थी ना, है ना, स्थिर बिंदुओं का बिंदुपथ, पथ माने रास्ता। अब अगर इन बिंदुओं से कोई हम जाता हुआ रास्ता बना दे, क्या बना दे? रास्ता, ये बनता जा रहा ना रास्ता, तो इसी बिंदुपथ को कहा जाता है क्या? वृत्त। क्या कहा जाता है? वृत्त। परिभाषा फिर सुन लो, किसी स्थिर बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का जो बिंदुपथ होता है उसे क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। अब जो स्थिर बिंदु है ये, इसे कहा जाता है केंद्र। क्या कहते हैं? केंद्र। ये हो गया केंद्र। मान लो इसको हम ओ से दिखा देते हैं। किससे दिखा देते हैं? ओ से। और जो ये रास्ता है, जो ये बाउंड्री है, चाहे यहां का देख लो चाहे यहां का, इसको कहते हैं, देखो इंग्लिश में भी जान लो, इसको कहते हैं सेंटर। इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेंटर। फिर ये जो रास्ता है, ये बाहर की पूरी बाउंड्री है, इसको बोलते हैं परिधि। क्या बोलते हैं? परिधि। परि माने बाहर का, है ना, तो बाहर की जो बाउंड्री है उसको क्या कहते हैं? परिधि। इंग्लिश में कहते हैं सरकमफेरेंस। CIRCUMFERENCE, बड़ा लंबा नाम है, सरकमफेरेंस, ठीक है। तो केंद्र आपको पता है, बाहर की बाउंड्री को परिधि कहते हैं, ये भी आपको पता है। अब इसमें कुछ अंदर की बातें जानते हैं। अगर मान लीजिए इसकी परिधि को, इसकी परिधि को कोई दो बिंदु हों, उनको मिलाने वाली कोई रेखा खींची जाए। क्या खींची जाए? जैसे मान लीजिए एक बिंदु यहां पर है ए, एक बिंदु है यहां पर बी। अगर इनको मिलाने वाली हम कोई एक रेखा खंड खींच देते हैं तो इस रेखा खंड को कहा जाता है, नहीं, ये है जीवा। क्या है? जीवा। इंग्लिश में कहते हैं कॉर्ड। क्या कहते हैं? कॉर्ड। अब देखो ये जो जीवा है, क्योंकि ये परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने से बनती है, तो परिधि में तो ढेर सारे बिंदु हैं, है ना, ढेर सारे बिंदु, मतलब इसके अंदर ढेर सारी जीवाएं खींची जा सकती है। भाई यहां वाला कोई बिंदु ले लो तो यहां से एक खींच दोगे, यहां का ले लो तो यहां से खींच दोगे। अगर कोई ऐसा बिंदु लेते हो जो केंद्र के बिल्कुल सिधाने पर है, तो यहां से जो जाएगी, केंद्र से होकर जो जाएगी, हाँ, इसको कहते हैं व्यास। मतलब ऐसी जीवा जो कहां से होकर जाए? केंद्र से होकर जाए, सेंटर से होकर जाए। मान लीजिए यहां पर कोई एक बिंदु था सी और यहां पर था कोई एक बिंदु डी, तो इन दोनों बिंदुओं से जब हमने
जाती हुई कोई रेखाखंड खींचा जो कहां से होकर जा रही है, बीच में केंद्र से होकर जा रही है, तो इसको क्या कहते हैं, ये है व्यास। इंग्लिश में कहते हैं डायमीटर। क्या कहते हैं, डायमीटर। अब इसके बाद देखो, केंद्र आपको पता है, परिधि पता है, जीवा पता है, और व्यास किस जीवा को कहा जाएगा वो पता है। अब हम लोग जानते हैं ये जो केंद्र है, इस केंद्र से और परिधि को मिलाती भी तो है ये रेखा, आधे से भी तो मिला रही है, इधर भी मिला रही है। अगर और कहीं भी खींचते, जैसे ये केंद्र है, परिधि को ये मिला रही है, इधर को भी खींचेंगे ये भी मिला रही है, इधर को भी खींचेंगे ये भी मिला रही है। चाहे जिधर को जितना भी खींचना चाहो ऐसे खींच सकते हो ना, ढेर सारी रेखाएं, ढेर सारे रेखाखंड खींच सकते हो ना। ये केंद्र और परिधि, केंद्र और परिधि को जो मिलाती, इनको कहते हैं त्रिज्या। क्या कहते हैं, त्रिज्या। इंग्लिश में कहते हैं रेडियस। क्या कहते हैं, रेडियस। अब देखो, किसी वृत्त के अंदर अनंत त्रिज्याएं खींची जा सकती हैं। क्यों, क्योंकि जब ये वृत्त बना था तो अनंत बिंदुओं से बना था। भाई ढेर सारे बिंदु छोटे 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 रहे होंगे, उनको मिलाने वाली जो ये पथ खींचे थे, इसी को तो वृत्त कहा गया था ना। तो अगर उन सभी बिंदुओं से मिलाने लगो, एक के बगल एक लाइन एकदम सटा सटा के खींचो, एकदम सटा सटा, कितनी लाइनें खींचोगे, बहुत सी लाइनें खींची जा सकती है। जितनी पतली आपकी पेन होगी उतनी खींच सकते हो। पेन कितनी पतली हो सकती है नहीं पता। अरे हमको जितना दिखाई दे रहा, क्या उससे पतली नोक नहीं हो सकती, उससे भी पतली हो सकती है। रही तो होगी कोई ना कोई पतली सी पेन, जिसके द्वारा परमाणुओं को अलग अलग किया होगा। हाँ, ये इलेक्ट्रॉन है, ये प्रोटॉन है, ये अणु परमाणु सब अलग किए होंगे। कहने का मतलब ये है कि किसी वृत्त के अंदर अनंत त्रिज्याएं होती हैं। कितनी, अनंत, कोई अंत नहीं है, अनंत त्रिज्याएं होती हैं। अब देखो, त्रिज्या आपको पता है, व्यास आपको पता है, आपको यह भी पता लग गया कि व्यास में एक त्रिज्या इधर को गई है और एक त्रिज्या इधर को गई है। मतलब व्यास के अंदर दो त्रिज्याएं शामिल होती हैं। व्यास के अंदर कितनी त्रिज्याएं शामिल होती हैं, दो त्रिज्याएं। इसका मतलब जो हमारा व्यास होता है, जो हमारा व्यास है वो बराबर होता है दो त्रिज्याओं के, मतलब दो गुणे त्रिज्या, ऐसा कह सकते हो ना। दो त्रिज्याएं मिली होती हैं, त्रिज्या गुणे दो, तब वो बराबर होता है किसके, व्यास के। क्लियर है बात। अब देखो एक चीज और समझो, अगर मान लीजिए इस वृत्ताकार आकृति का आपको क्षेत्रफल निकालना हो, क्या निकालना हो, तो वृत्त को हम चाहें तो आयत रूप में भी बदल सकते हैं। किस रूप में बदल सकते हैं, आयत रूप में। इसका हमने एक आपको दिखाया था डेमो, उसमें वृत्त के छोटे छोटे पंखुड़े थे, काट काट के उल्टा सीधा करके जो है आयत का शेप दिए थे। कैसे, कहने का मतलब जैसे ढेर सारी त्रिज्याएं इसमें बन रही हैं। अब अगर इन त्रिज्याओं से इस वृत्त को काट दिया जाए, क्या कर दिया जाए, काट दिया जाए। मान लीजिए एक टुकड़ा हम ऐसे रखते हैं, ऐसे, दूसरा टुकड़ा इसी का उल्टा लगा देते हैं, मतलब उस तरफ से ऐसे, फिर तीसरा टुकड़ा इधर से लगा देते हैं और बिल्कुल पतले पतले टुकड़े काटते हैं। एक इधर से कोई लगा होगा, फिर इधर से लगा होगा, फिर इधर से एक टुकड़ा लगा होगा। मतलब कहने के ये जितने टुकड़े हैं उन सबको अगर मिला लिया जाए तो कुछ ऐसी आकृति बनेगी ना। अभी ये थोड़ा टेढ़ा दिख रहा है ना, लेकिन अगर हम और पतले पतले टुकड़े काटेंगे तो बिल्कुल सीधा सीधा बन जाएगा ना ये। तो इसमें एक लंबाई की तरह काम कर जाएगा और एक चौड़ाई की तरह। अब जो चौड़ाई पे आ रहा है वो देखा जाएगा, टुकड़ा निकालोगे तो यहां से चौड़ाई पे त्रिज्या ही तो आएगी। क्या आएगी, मतलब ये क्या है, ये त्रिज्या है। और त्रिज्या को दिखाने के लिए इसका पहला अक्षर ले लेते हैं, रेडियस का आर। ये क्या है, आर है, ये त्रिज्या हो गई। अब ये क्या है, ये बाहर की बाउंड्री। बाहर की बाउंड्री के लिए हमने कोई अभी डिसाइड नहीं किया है ना, है ना। बाहर की बाउंड्री क्या होगी भाई, देखो सीधी सी बात है, जो परिधि होती है उसकी माप होती है 2 पाई आर। क्या होती है, 2 पाई आर। मतलब जो पाई है इसका मान होता है 180 अंश। कितना, 180 अंश। 180 अंश का कोण जब बनता है तो आपको पता है, पहले सीधी सीधी लाइनें बन जाती हैं, यहां पे 180 अंश बनता है ना ऐसे।
लेकिन अगर मान लीजिए ये जो दूसरी वाली लाइन है यहां से चलना शुरू किया होगा, चलते 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 यहां तक पहुंचे तो 180, और घूम के पूरा एक राउंड मार के फिर से इसी के ऊपर आ जाए तो 360 अंश हो जाता है ना, 360 अंश। मतलब पाई जो है 180 है, इसमें 2 से गुणा कर देंगे तो 360 हो जाएगा ना, इसीलिए ये 2 पाई हो गई। क्या हो गई? और आर क्या है? त्रिज्या है। आर क्या है? त्रिज्या है। तो जो परिधि होती है वो किसके बराबर होती है? 2 पाई आर के। मैंने जो ये वृत्त था इसके टुकड़े ढेर सारे कर दिए, आधे टुकड़े इस तरफ से लगाए, आधे इस तरफ से लगाए। कहने का मतलब 2 पाई आर में देखा जाए तो 2 पाई आर है ना, 1 पाई आर प्लस पाई आर, है कि नहीं? 2 है ना। तो अगर इसमें टुकड़े किए गए, आधे टुकड़े इस तरफ से लगाए गए, आधे टुकड़े इस तरफ से लगाए गए, तो आधा पाई आर इधर लगा हुआ है समझो, और आधा पाई आर इस तरफ लगा हुआ है। क्लियर है बात? और अगर इधर रेडियस है तो इधर भी क्या है? रेडियस है कि नहीं? अब देखो बेटा, अगर ये एक आयत के जैसा शेप ले रहा है, किसके जैसा? आयत के जैसा, तो आयत का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। अब लंबाई का काम ये कर जाएगा और चौड़ाई का काम, तो वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल भी निकल सकता है। कैसे निकलेगा भाई? देखो ये लंबाई का काम कर रहा है ना, इस आयत के क्षेत्रफल के हिसाब से कर रहे हैं हम, लंबाई गुणे चौड़ाई। मतलब कि लंबाई है पाई आर और चौड़ाई कितना है? आर। दोनों का गुणा करोगे, आर का आर से होगा तो आर स्क्वायर हो जाएगा, मतलब कि हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ये है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्या है? क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल हम लोगों ने निकाल लिया है भाई। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान कितना होता है? 180 अंश कोण के हिसाब से। और समझ लो पाई क्या है? 180 अंश तो किसके हिसाब से हो गया? कोण के हिसाब से। एक और पाई का मान होता है 22 बटे, पाई का मान क्या होता है? 22 बटे 7। वो कोण के हिसाब से है और ये माप के हिसाब से। ये होता क्या है ये समझ लो। कोई भी वृत्त, चाहे जितना छोटा वृत्त बनाओगे और चाहे जितना बड़ा बनाओगे, जब ये पाई का मान खोजा गया तो ऐसे नहीं खोजा गया। ढेर सारे वृत्त बनाए, किसी ने छोटा बनाया, किसी ने बड़ा बनाया, किसी ने और बड़ा बनाया। तो उन्होंने क्या पाया? उन्होंने पाया ये कि अगर जो व्यास है हमारा, जो वो अगर 7 रहता है, कितना रहता है? 7, तो जो ये बाहर की बाउंड्री है ये हो जाती है 22। कितना हो जाती है? 22। अगर ये व्यास जो है 14 हो जाता है, क्या हो जाता है? मतलब डबल हो जाता है, बड़ा बन जाता है, तो बाहर की बाउंड्री भी कितनी हो जाती है? 44। आप इसको धागा लेके नाप भी सकते हो। एक धागा लेना, कोई वृत्त बनाना अपनी कॉपी पे, और चाहे धागे से ही नाप सकते हो क्योंकि गोल आकृति तो पटरी से नाप नहीं सकते हो, है ना। धागा लेना, धागा व्यास पे रखना, ठीक। रखने के बाद उसको नाप लेना पटरी से कितना बड़ा है, या तो ऐसे ही, ये तो पटरी से वैसे भी नापा जा सकता है, ठीक है। फिर इसके बाद इस बाहर वाले को कैसे भी पिन चुभा के कैसे भी करके आप जो है धागा रखना। अगर ये 7 रहेगा तो ये पक्का कितना आएगा? 22 रहेगा। अगर ये 14 हो जाएगा तो ये 44 हो जाएगा। 14 होने का मतलब व्यास और बड़ा हो जाएगा ना, तो बाउंड्री भी उसकी जो है फिर परिधि भी बड़ी हो जाएगी। अगर ये 21 हो जाए, 7 3 21, 3 गुना हो जाए, तो ये कितना हो जाएगा? 22 3 66 हो जाएगा। कहने का मतलब परिधि और व्यास का अनुपात निश्चित रहता है। परिधि और व्यास का अनुपात निश्चित रहता है। तो ये परिधि को दिखाता है, किसको दिखाता है? परिधि को। और ये किसको दिखाता है? व्यास को। ये दोनों निश्चित रहते हैं, मतलब अगर व्यास बढ़ा दोगे तो परिधि अपने आप बढ़ती चली जाती है और वो मान निश्चित रहता है। क्या रहता है अनुपात उनका? 22/7 का। जब ये फिक्स था तो कहें इसके लिए एक प्रतीक यूज कर लिया जाए। इस तरीके के एक प्रतीक बना दिए, चिन्ह बना दिए, इसको कहा जाने लगा पाई। क्या कहने लगे?
पाई। तो पाई का मान कितना होता है? 22/7। कोई भी फिक्स क्वांटिटी होती है, नियत क्वांटिटी होती है जो बदलती नहीं है, तो उसको किसी न किसी सिंबल से दिखा देते हैं, प्रतीक से दिखा देते हैं। तो ये जो पाई प्रतीक है इसका मान कितना होता है? 22/7 होता है। किसका किसका अनुपात होता है? ये परिधि का और व्यास का होता है। चाहे जितना बड़ा वृत्त बने और चाहे जितना छोटा बने, लेकिन परिधि और व्यास में जो अनुपात होगा, मतलब परिधि को अगर तुम व्यास से भाग दोगे तो 22/7 ही आएगा, इसके अलावा कुछ और नहीं आएगा। ठीक है। और ये जो है, जो पाई है, ये चाहे जितना इसको भाग देते चले जाओ 7 से 22 को, ये कभी कटना भी नहीं। चाहे जितना भाग देते चले जाओ, ये कटना भी नहीं है। कैसी संख्या है ये? अपरिमेय है। कैसी है? अपरिमेय, जो ना कटे, परिमित ना हो, जिसको खत्म ना किया जा सके। परिमेय मतलब जिसको खत्म किया जा सकता है, परिमित है, बांधा जा सकता है, लेकिन अपरिमेय जिसको बांधा नहीं जा सकता। इससे जब इसको भाग दोगे, काटते चले जाओ, काटते चले जाओ, 3.14 2 अंक तक ले लेते हैं दशमलव के, लेकिन और आगे भी तो भाग दे सकते हो। तो इतनी चीजें आप जान लिए। ये तो था इंट्रोडक्शन वृत्त का। वृत्त का क्षेत्रफल हमने जान लिया, वृत्त की परिधि हमने जान लिया, वृत्त में पाई क्या होता है वो जान लिया। अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा चक्रीय चतुर्भुज की। किसकी? चक्रीय चतुर्भुज की। मान लीजिए कि हमारा कोई एक वृत्त बना हुआ है। कहां पे बना देते हैं? यहां पर। मान लो एक वृत्त बना हुआ है और वृत्त के अंदर कोई ऐसा चतुर्भुज बनाए, चतुर्भुज में कितने शीर्ष होते हैं? 4 शीर्ष होते हैं ना। शीर्ष मतलब कोने। कोई भी चतुर्भुज बनाओ, चाहे आयताय बना लो, इसमें कितने शीर्ष हैं? 4 शीर्ष है ना। तो कहने का शीर्ष मतलब कोना। कोई वृत्त है और वृत्त के अंदर कोई चतुर्भुज बन रहा है, और वो ऐसा चतुर्भुज बन रहा है कि उसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर हो। चारों शीर्ष कहां हो? वृत्त की परिधि पर हो। बना चाहे जैसा हो, चाहे ऐसा बना हो और चाहे एकदम ऐसे बना दो। लो, ये भी तो देखो, चारों शीर्ष इसके कैसे हैं? परिधि पर है ना। चाहे सुंदर सुंदर बना लो, चौकोर चौकोर, इसी में बना देता हूं। लो, चारों शीर्ष कहां आ रहे हैं? परिधि पर। ये जितने भी चतुर्भुज होंगे, इनको सबको चक्रीय चतुर्भुज कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? चक्रीय चतुर्भुज। बात क्लियर है? ऐसे चतुर्भुज जिनके चारों शीर्ष किस पर हो? वृत्त की परिधि पर हो। वृत्त की परिधि पर हो, वे चतुर्भुज क्या कहलाएंगे? चक्रीय चतुर्भुज। अब इसके बाद हम लोग इसकी प्रमेय पर चलते हैं और इसके क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक है।